स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंसर्ट मेन्यू क्या होता है और इंसर्ट मेन्यू का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है और फॉर्मेट मेन्यू का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कैसे करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फॉर्मेट मेन्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+O। फॉर्मेट का अर्थ होता है सजावट करना। किसी टेक्स्ट को खूबसूरत व आकर्षक बनाने के लिए इस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न ऑप्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट मेन्यू में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फॉर्मेट मेन्यू में हमें पढ़ने हैं टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन टेक्स्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, पेज स्टाइल, टाइटल पेज, कमेंट, कॉलम, वाटरमार्क, सेक्शन, इमेज, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, नेम, डिस्क्रिप्शन, एंकर, वार्प, अरेंज, रोटेट और फ्लिप और ग्रुप। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंतर्गत भी क्या है, बहुत सारे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। टेक्स्ट के अंतर्गत हमें पढ़ना है बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट, इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, टूगल केस, स्मॉल कैपिटलाइज, इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोल्ड, जो बोल्ड होता है, जो उसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+B। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात मोटा अर्थात बोल्ड। जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट लिख लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, ये तो पहले से ही बोल्ड है, पहले हम इसे अनबोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिख लिया, राम इज अ गुड बॉय। और किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, मोटा करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बोल्ड पे क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। अगर आप कीबोर्ड का यूज करके बोल्ड करना चाहते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं Ctrl+B और हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इटैलिक। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+I। जैसे किसी भी, ये जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय, इसे हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में आके हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें इटैलिक का ऑप्शन दिखाई देता है। हम इटैलिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट क्या हो चुका है, इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। तो किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक अगर कीबोर्ड से करना है तो इसे हमने क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है और कंट्रोल के साथ हम आई जैसे ही प्रेस करेंगे ये टेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। अर्थात सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अंडरलाइन। सेलेक्ट किए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अंडरलाइन में सिंगल अंडरलाइन इंसर्ट होती है और डबल अंडरलाइन में क्या होती है, डबल अंडरलाइन स्ट्रेट इंसर्ट होती है। ये रहा सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन में क्या होता है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे हम लाइन लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वही बात है डबल अंडरलाइन, तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे दो लाइनिंग लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा टेक्स्ट है, हमने इसे क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या हो जाए, अंडरलाइन लग जाए। तो हम आ जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। फॉर्मेट मेन्यू पे आने के बाद हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंगल अंडरलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसके नीचे क्या हो चुकी है, एक अंडरलाइन लग चुकी है।
ये तो रही सिंगल अंडरलाइन। अगर आप इसी टेक्स्ट पे क्या करना चाहते हो, डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हो, तो फिर से इसे आप सेलेक्ट करोगे, आप चले जाओगे फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद आप क्या करोगे, डबल अंडरलाइन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है, डबल अंडरलाइन लग चुका है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी होती है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हो तो डबल अंडरलाइन रिमूव भी हो जाता है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हो तो डबल अंडरलाइन इंसर्ट भी हो जाता है। और रही बात सिंगल अंडरलाइन, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का यूज करके भी आप सिंगल अंडरलाइन को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस यू करके उसे क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्ट्रिक थ्रो। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां हमें गलती दिखानी होती है। जैसे 25 रुपया का कोई प्रोडक्ट था, अब उसका जो MRP है वो क्या हो चुका है, 20 रुपया हो चुका है। तो वस्तु का मूल्य 25 रुपये से घटकर कितना हो चुका है, 20 रुपया हो चुका है। तो जो 25 रुपये का अमाउंट था, उस अमाउंट को हम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, गलत अमाउंट है वो कट हो जाए, तो हम यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें है क्या कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को क्या करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई एक प्रोडक्ट है जिसका रेट क्या था, 25 रुपीज़ था, पर उसका रेट चेंज होके क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गया। तो ये जो 25 रुपीज़ है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और स्ट्रिक थ्रो पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। अब आप देखोगे स्ट्रिक थ्रो पे क्लिक करते ही ये क्या हो चुका है, बीच से टेक्स्ट कट चुका है। तो स्ट्रिक थ्रो का यूज हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को बीच से कट करने के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ओवरलाइन। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी, जैसे यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख लिए हैं, राम इज अ गुड बॉय। अब हम इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और ओवरलाइन, यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के ऊपर क्या लगाने के लिए, लाइन लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओवरलाइन लगाने के लिए हम करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट पे जाने के बाद ओवरलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारी अंडरलाइन लग भी जाती है, यानी ओवरलाइन हमारे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लग जाती है। और इस लाइन को अगर रिमूव भी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसी ओवरलाइन पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि क्या हो चुका है, यहाँ से ओवरलाइन रिमूव भी हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलता है सुपर स्क्रिप्ट। सेलेक्ट किए टेक्स्ट को बेस लाइन के रूप में अर्थात घात के रूप में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको किसी भी मैथ का फॉर्मूला लिखना हो, जैसे a+b का होल स्क्वायर ही आपको लिखना है, a² + b² + 2ab। और जो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस p होती है। ठीक है, जैसे अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं मैथ का कोई फॉर्मूला लिखना, हम यहाँ पे मैथ का कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हमें लिखना है a+b का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से इस 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से यहाँ से इस 2 को भी हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और हम चले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में, टेक्स्ट पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर हमने क्या कर चुका है, यहाँ पे लिख चुके हैं। अर्थात सुपर स्क्रिप्ट का यूज हमने यहाँ पे, सब स्क्रिप्ट का यूज हमने कर लिया। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सुपर स्क्रिप्ट। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट हो गया, अब एक सब स्क्रिप्ट है, यानी
अगर आपको किसी केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, यानी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बेस लाइन के नीचे लिखना है, वो भी घात के रूप में, तब हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे आधार में हमें कुछ स्क्वायर लिखना है, जैसे C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज का क्या लिखा गया है, फॉर्मूला लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें लिखना है C6H12O6। तो हमें क्या कर लेना है, 6 को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से 12 को सेलेक्ट कर लेना है, फिर से 6 को सेलेक्ट कर लेना है, और हम आ जाएंगे स्टाइल फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट पे। अब यहाँ से हम कर लेंगे सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+B होती है। हमने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दिया बाई मिस्टेक। हमें करना क्या था, सबस्क्रिप्ट। तो हम टेक्स्ट पे आएंगे और हमें क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट हमें करना है। तो हमें इसे करना पड़ेगा सेलेक्ट C6H12 और यहाँ पे 6 को। अब हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए ये क्या हो चुका है, बेस के रूप में हो चुका है। या तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद टेक्स्ट पे जाएंगे आप, और यहाँ से क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का फॉर्मूला क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है शैडो। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर छाया डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब शैडो का क्या होता है, शैडो जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, अब हम चाहते हैं कि जो ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे क्या लग जाए, शैडो लग जाए। तो किसी भी टेक्स्ट पर शैडो लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से शैडो पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, शैडो लग चुका है। अर्थात किसी भी टेक्स्ट पे शैडो को लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस शैडो को हटाना हो तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं और दोबारा से शैडो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से शैडो क्या हो गई, गायब हो गई है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आउटलाइन। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की केवल आउटलाइन को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात हम बस ये चाहते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की क्या हो, ओनली आउटलाइन ही शो करे। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन को देख सकते हैं। तो जैसे हमें किसी भी टेक्स्ट का क्या देखना, आउटलाइन। जैसे ये राम लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि राम का आउटलाइन देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी आउटलाइन क्या होने लगी, प्रदर्शित हो चुकी है। अब आप इस आउटलाइन को अगर दोबारा से रिमूव करना चाहते हो तो भी आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे क्लिक करना पड़ेगा, टेक्स्ट पे जाएंगे और आउटलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। अर्थात यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट की आउटलाइन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इंक्रीज साइज। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज को बड़ा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+ बड़ा कोष्टक ओपन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट है ना। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद टेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, इंक्रीज करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीबोर्ड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज फॉन्ट का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिक्रीज साइज। सेलेक्ट किए टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो इसकी शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+ बड़ा कोष्टक का ओपन करने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है, हम आ जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे हम डिक्रीज करेंगे आप देखेंगे इस साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक किया, डिक्रीज पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, इसकी साइज़ क्या हो गई, कम हो गई। और कीबोर्ड का यूज करके भी हम इसकी साइज़ को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अपर केस। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। तो अभी इसका यूज कैसे होता है, अपर केस का यूज कैसे होता है। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हो, जैसे हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, हमने क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया। अब हम चाहते हैं ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और हम जैसे ही क्या करेंगे, अपर केस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे क्या हो चुका है, ये अपर केस में जी इसका जो पूरा फ़ॉन्ट है वो कैपिटल लेटर में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है लोअर केस। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप एग्जांपल में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम उस टेक्स्ट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम जैसे ही लोअर सेलेक्ट करते हैं, आप देखोगे कि ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैप स्मॉल लेटर में, यानी लोअर साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है साइकिल केस। एमएस वर्ड में यह बिल्कुल चेंज केस के नाम से जाना जाता है। एक केस से निकलकर दूसरे केस में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F3 होती है। ठीक है, साइकिल केस। साइकिल केस का यूज क्यों किया जाता है, एक केस से दूसरे केस में जाने के लिए क्या किया जाता है, साइकिल केस का यूज किया जाता है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, साइकिल केस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये कैपिटलाइज एवरी वर्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल के साथ Shift+F3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, इसका साइकिल केस, एक केस से दूसरे केस में, लोअर से अपर, अपर से लोअर, टॉगल केस, स्मॉल कैपिटलाइज, यानी हर एक केस में हम क्या हो रहे हैं, जंप कर जा रहे हैं। ठीक, तो साइकिल केस में एक केस से दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सेंटेंस केस। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटेंस केस में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट इस टेक्स्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस केस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ से हम सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि ये किस केस में कन्वर्ट हो चुका है, सेंटेंस केस में, यानी पहला लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल, ये सेंटेंस केस में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख भी सकते हैं। कैपिटलाइज एवरी वर्ड की बात करते हैं, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के हर एक पहले लेटर को क्या कर देता है, कैपिटल में कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, और यहाँ से कैपिटलाइज एवरी वर्ड पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड कन्वर्ट हो चुका है, यानी हमारा हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टॉगल केस। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, टॉगल केस में कन्वर्ट करने के लिए टॉगल केस करता क्या है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के प्रत्येक लेटर के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता था। इसके लिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से टॉगल केस पे जैसे ही क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या हो चुका है, टॉगल केस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आप हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्मॉल कैपिटलाइज। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये स्मॉल कैपिटलाइज है, यानी इस ऑप्शन के अंतर्गत ये जो हमारा स्मॉल कैपिटलाइज है, स्मॉल कैपिटलाइज में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में
कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम जाते हैं फॉर्मेट में, टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल कैपिटलाइज करते हैं। आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, जो भी हमारा कैपिटल लेटर में था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, जो भी स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्पेसिंग। सेलेक्ट स्पेस सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विकल्प देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 1.5, लाइन स्पेसिंग 2, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट होता है। ठीक है, तो स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच की दूरी को सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। यहाँ पे हम एक प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ ले लेते हैं। DTF3 जैसे हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या हो चुका है, एक प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ आ चुका है। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं। लाइन स्पेसिंग दो लाइनों के बीच की दूरी को सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1 सेट रहता है। इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को राइट साइड से खिसकाने के लिए इसका उपयोग किया जाए, यानी राइट से लेफ्ट खिसकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिक्रीज इंडेंट, पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में खिसकाने के लिए, अर्थात राइट से लेफ्ट मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम आपको अब इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, हम इसे क्या कर लेते हैं, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो चुका है, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तो हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। देखिए, हम जैसे ही फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद स्पेसिंग पे आते हैं और लाइन स्पेसिंग 1, अभी ये क्या है, लाइन स्पेसिंग 1 सेट है। जैसे हम लाइन स्पेसिंग 1.5 करेंगे, आप देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ के बीच की जो लाइनिंग की स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो घट और बढ़ रही है। अब लाइन स्पेसिंग 2 करते हैं तो आप देख सकते हैं दो लाइनों के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, और भी बढ़ चुकी है। और जो लाइन स्पेसिंग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, जो स्पेसिंग होता है हमारा, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 सेट होता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट की। हम आते हैं फॉर्मेट में, स्पेसिंग पे आते हैं, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आप देखेंगे कि पैराग्राफ की स्पेसिंग को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है, पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुका है, हम क्या किए, फॉर्मेट पे गए, स्पेसिंग पे गए, इंक्रीज पैरा, ये देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर्मेट पे गए, स्पेसिंग पे गए, और यहाँ से क्या किए, इंक्रीज। आप इन दोनों के बीच की दूरी पे ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीज हो रहा है। स्पेसिंग, इंक्रीज, फॉर्मेट, स्पेसिंग, और यहाँ से इंक्रीज। ये जो बीच का गैप है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से स्पेसिंग पे जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, डिक्रीज इंडेंट करते हैं। डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी ये क्या हो रहा है, पैराग्राफ की स्पेसिंग को कम कर रहा है। स्पेसिंग पे डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग कम हो रहा है ना। आप देख सकते हैं कि इंक्रीज से क्या कर सकते हैं, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को हम बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीज से क्या कर सकते हैं, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को हम कम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, देखिए जैसे इस पैराग्राफ में हमारा कर्सर है ना, हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, स्पेसिंग पे जाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट करते हैं। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से हमारा पैराग्राफ क्या हो रहा है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट में जाने के बाद स्पेसिंग पे गए और यहाँ से इंक्रीज इंडेंट। आप देख सकते हैं कि ये जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर होगा वो पैराग्राफ क्या हो रहा है, राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब
डिक्रीज इंडेंट की बात करते हैं। इस जो इंक्रीज हुआ पैराग्राफ है, यानी राइट लेफ्ट से राइट जो मूव हुआ है उसी को ये राइट से क्या करेगा, लेफ्ट मूव कर देता है। ठीक है, जैसे हम फॉर्मेट में आते हैं, स्पेसिंग पे आते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, डिक्रीज। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर्मेट, स्पेसिंग और यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी स्पेसिंग में हम दो लाइन के बीच की दूरी को सेट कर सकते हैं, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी को सेट कर सकते हैं, तथा इंक्रीज इंडेंट किसी भी पैराग्राफ को राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, और डिक्रीज इंडेंट किसी भी पैराग्राफ को राइट से लेफ्ट के साइड हम मूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अलाइन। अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कई विकल्प देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। ठीक है, टॉप, सेंटर और बॉटम। लेफ्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। सेंटर्ड, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बीचों बीच करने के लिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। राइट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जस्टिफाई। पैराग्राफ को दोनों ओर लेफ्ट प्लस राइट साइड से बराबर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट को एंकर पॉइंट के ऊपर सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेंटर, किसी भी ऑब्जेक्ट को एंकर पॉइंट के बीच में सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंकर टू मिड, इसे एंकर टू मिडिल भी कहते हैं। बॉटम, किसी भी ऑब्जेक्ट को एंकर पॉइंट के नीचे सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने इस पैराग्राफ पे। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं अलाइनमेंट। ठीक, हम इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं फॉर्मेट में, अलाइन पे आते हैं, इसे हम लेफ्ट करते हैं, तो ये तो पहले से ही लेफ्ट है तो अभी ये लेफ्ट नहीं होगा। अलाइन टेक्स्ट पे आते हैं, इसे करते हैं सेंटर्ड। आप देख सकते हैं ये क्या हो चुका है, बीच में अलाइन हो चुका है। जैसे हमने इसे क्या किया, सेंटर्ड पे किया, ये क्या हो चुका है, बीचों बीच अलाइन हो चुका है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इसी में। देखिए, जैसे फॉर्मेट पे आप जाते हैं, फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट अलाइन पे जाते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, राइट करेंगे, तो ये क्या हुआ, राइट साइड की तरफ चला गया। फॉर्मेट पे आए, अलाइन पे आ गए हम और यहाँ से क्या किया, लेफ़्ट पे की, तो ये क्या हुआ, लेफ़्ट पे मूव हो चुका है, यानी लेफ़्ट पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। ये तो रहा हमारा अलाइन सेट करना। ठीक है, हम यहाँ से जस्टिफाई, अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जस्टिफाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+A कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए सभी को, फॉर्मेट पे गए, अलाइन टेक्स्ट पे गए और क्या किया, जस्टिफाई किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई एक शेप ही इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या किया, एक शेप को इंसर्ट करा लिए। ठीक है, अब इस शेप की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे फॉर्मेट पे आ गए, अलाइन पे आ गए, बॉटम, ठीक है, हम आ जाते हैं फॉर्मेट, अलाइन, टॉप पे करना है इसे हम टॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम में करना है बॉटम में कर सकते हैं, और सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है लिस्ट। विभिन्न प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं जिनके बारे में विस्तार से बताया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं लिस्ट, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे बुलेट्स लगाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और सारी चीज़ें हैं नहीं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट में बुलेट लगा सकते हैं। बुलेट लिस्ट पहले से
लिस्ट में पहले से विभिन्न प्रकार के बुलेट स्टाइल अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में पहले से विभिन्न प्रकार के नंबर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। मूव डाउन, किसी लाइन या पैराग्राफ को नीचे की ओर हम मूव कर सकते हैं इसका उपयोग करके, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+W। अगला ऑप्शन है मूव अप, किसी भी लाइन या पैराग्राफ को ऊपर की ओर हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका प्रैक्टिकल क्या कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। जैसे कि हम आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद ये बुलेट लिस्ट है ना, ये बुलेट लिस्ट है। बुलेट लिस्ट में हमें देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, अब हम लिस्ट की बात कर लेते हैं। नो लिस्ट, जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट पे, हम चाहते हैं यहाँ पे क्या हो जाए? लिस्ट अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम आते हैं फॉर्मेट में आते हैं और लिस्ट पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ये क्या कर रहा है? एक लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। आप कुछ भी लिख के इंटर करोगे तो एक बुलेट से यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, डबल इंटर करोगे ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर से आप फॉर्मेट में आ जाओ, लिस्ट पे आप आ जाते हो और यहाँ से क्या कर सकते हो? अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट पे। आप ऑर्डर लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ भी लिखोगे आप यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? एक बुलेट्स इंसर्ट होता चला जाएगा। तो बुलेट लिस्ट लगाने के लिए हम इस ऑप्शन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मूव डाउन। अब मूव डाउन क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई भी लाइनिंग लिख लेते हैं, या DT F3 कर लिया हमने। ठीक है, मूव डाउन करता क्या है? किसी भी लाइन को नीचे की तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे यह देखिए हम आ गए फॉर्मेट में, लिस्ट में आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? मूव डाउन। सेलेक्ट कर रखा है हमने। हम आ गए फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे आने के बाद क्या करेंगे? लिस्ट पे आ गए। अब यहाँ से करेंगे मूव डाउन। ये कब वर्क करता है? जैसे देखिए जब हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट लगाएंगे ना तब ये वर्क करेगा। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे आए और क्या किए? लिस्ट लगा लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद हम क्या कर लेते हैं? जैसे यहाँ पे हैं हम आ जाते हैं फॉर्मेट में, लिस्ट में। अब यहाँ से कर सकते हैं मूव डाउन। आप देखोगे कि जो ऊपर था वो क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है। ठीक है, अब आप इसे मूव आप करना चाहते हो, फॉर्मेट में जाओ, लिस्ट में जाओ और क्या कर लो? मूव अप कर लो। देखो ये क्या हो चुका है? ऊपर आ चुका है। तो कोई भी हम लिस्ट लगाएं उस लिस्ट को अप एंड डाउन भी इसका यूज करके हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है इसी में, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग होता क्या? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। MS वर्ड में से फॉर्मेट पेंटर के नाम से भी हम जानते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग की हम बात कर लेते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग वर्क क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं राम। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं DT F3 करके हम एक पैराग्राफ को इंसर्ट करा लेते हैं। DT F3 ये करता क्या है ना, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे क्या कर देता है? अप्लाई कर देता है। अब इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जैसे अब पहले तो हम इसकी फॉर्मेटिंग को कर लेते हैं। इसे हम बोल्ड कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। इसे कलर कर देते हैं रेड कलर में। ठीक है, अब क्लोन फॉर्मेटिंग करता क्या है कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई कर देता है।
क्लोन फॉर्मेटिंग वर्क क्या करता है, किसी दूसरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना। जैसे हम फॉर्मेट पे आते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये क्या चुका है, पेंटर का बन चुका है ना एक ड्राइंग का। अब यहाँ पे क्लिक करो और इससे जहाँ तक आप ड्रैग करो वहाँ तक क्या हो चुकी है, इसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो चुकी है। अर्थात किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना ही क्या होता है, क्लोन फॉर्मेटिंग का वर्क होता है। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कैरेक्टर। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप किसी भी टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना, हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। आप देखोगे कि पहले से प्री फॉर्मेटेड जो लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉर्मेटिंग होती है उसमें क्या हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को हमने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर दिया। यानी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग में हमने इसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, लगी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं और दूसरी फॉर्मेटिंग उस पर जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उस फॉर्मेटिंग को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ये फॉर्मेटिंग लगी हुई थी ना, इसे हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, हम आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे आने के बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ये क्या हो जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। यानी पहले जैसी जो निर्धारित होती है वैसी हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें भी अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।